हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक में हम ये जानेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि जो डाइइलेक्ट्रिक है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है चार्ज के ऊपर, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको पुरानी चीजें रिकॉल करा दूं। पुरानी चीजें मतलब हमने पढ़ा था डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट जब हमने बात की थी डाइपोल मोमेंट की, तो डाइपोल मोमेंट जो था वो क्या था, एक चार्ज नेगेटिव है एक चार्ज पॉजिटिव है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच में कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है, लेट सपोज डिस्टेंस डी है, तो यहाँ पर इनके बीच में एक डाइपोल आ रहा था, डाइपोल मोमेंट आ रहा था क्यू इंटू डी। और इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी कहां से कहां तक, माइनस क्यू से और प्लस। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस क्यू चार्ज से और किधर की तरफ होगी, प्लस क्यू चार्ज की तरफ। ये क्या होगी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। अच्छा, अब फिर यहां से हमें ये पता लग रहा है कि डाइपोल मोमेंट जब भी आएगा तो उसके लिए दो चीजें हैं, एक तो उनके बीच में एक सफिशिएंट डिस्टेंस होनी चाहिए, दूसरा जो चार्ज है वो दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए। यहां तक बात हमारी क्लियर हो गई थी ये सब। उसके बाद डाइपोल मोमेंट के लिए हमने ये भी पढ़ा था कि जब भी डाइपोल मोमेंट आएगा या डाइपोल होगा तो वहां पर क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। वो एक्सियल डायरेक्शन में भी हो सकता है, इक्वेटोरियल डायरेक्शन में भी हो सकता है, या किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अब आगे उसके आगे का हम कंटिन्यू करें। तो अब मैं बात कर लूं एटम्स की। तो अगर मैं एटम्स की बात करता हूं तो एटम्स के केस में हम ये जानते हैं कि एक एटम है, एटम में एक सेंट्रल कोर होता है, उस सेंट्रल कोर को हम कहते हैं न्यूक्लियस। उस सेंट्रल कोर को हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियस नाम देते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो कहां पर बैठे हुए हैं, न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए हैं, सेंट्रल कोर के अंदर। क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और जितना भी चार्ज है न्यूक्लियस का वो प्रोटॉन की वजह से होने वाला है। तो जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव है, यानी कि उस पर कौन सा चार्ज है, नेट चार्ज पॉजिटिव। और जो प्रोटॉन का, सभी प्रोटॉन्स का जो चार्ज है वो एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड मान ले हम, जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। तो इसी तरह से हम ये भी जानते हैं कि इस एटम के चारों तरफ बने हुए हैं शेल्स, और उन शेल्स में चक्कर मार रहे हैं कौन, इलेक्ट्रॉन। तो जैसे मैं एक शेल ये बना देता हूँ, ये शेल मैं बना दूं और इस शेल के अंदर कौन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स का भी मास सेंटर जो होगा, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट जहां पर सारा का सारा जो मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर ऑफ मास, यदि इन इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर ऑफ मास और जो प्रोटॉन है उनका जो मास सेंटर है वो कोइंसाइड कर जाए, क्या कर जाए, कोइंसाइड कर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है वो भी मैग्नीट्यूड में बराबर हैं किसके, प्रोटॉन के चार्ज के। दोनों इलेक्ट्रिकली अपोजिट चार्ज रख रहे हैं, यानी कि एक के पास माइनस क्यू है तो एक के पास प्लस क्यू है। तो अगर इन दोनों के मास सेंटर हैं, मतलब मास सेंटर एक पॉइंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो अगर इन दोनों के मास सेंटर एक पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, जीरो। तो इनके बीच में कोई डायपोल मोमेंट जनरेट नहीं होगा। और अगर दोनों के मास सेंटर के बीच के डिफरेंस आ जाता है, मतलब एक का मास सेंटर कहीं यहाँ है, एक का मास सेंटर कहीं यहाँ है, तो इनके बीच में डिस्टेंस भी आ गई और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है पर इलेक्ट्रिकली दोनों अपोजिट है, तो ये दोनों क्या क्रिएट कर देंगे, डायपोल मोमेंट क्रिएट कर देंगे। ठीक है। तो एटम्स के केस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये चारों तरफ चक्कर मार रहे हैं, इनका मास सेंटर और जो प्रोटॉन है उसका मास सेंटर यदि एक पॉइंट पर कॉन्साइड कर जाए, यदि एक पॉइंट पर कॉन्साइड कर जाए तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, जीरो। है ना। मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये कंडीशन लिख देता हूं मैं, इफ सेंटर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कोइंसाइड, मतलब ये कंडीशन हो जाए, ये प्रोटॉन का हो गया और ये ही इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास हो गया, ये ही इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास हो गया। तो क्या होगा, जब आप डायपोल मोमेंट निकालने की कोशिश करोगे तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, नेट चार्ज। तो नेट चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, जीरो। तो डायपोल मोमेंट कितना हो गया, जीरो। और यदि जो सेंटर ऑफ मास है प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का वो कोइंसाइड कर जाए तो ऐसे जो एटम्स है उनको हम कहते हैं नॉन पोलर एटम्स ना। देन देन इट इज कॉल्ड नॉन पोलर एटम्स। नॉन पोलर क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि डायपोल मोमेंट क्या हो गया है, जीरो। यदि इनका जो सेंटर ऑफ मास, इफ सेंटर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
एंड प्रोटॉन्स आर नॉट कोइंसाइड, नॉट कोइंसाइड मतलब एक प्रोटॉन का आ गया, ये प्रोटॉन का आ गया और ये इलेक्ट्रॉन का आ गया, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन का है, ये प्रोटॉन का है, तो इनके बीच में एक सफिशिएंट डिस्टेंस आ गई, सफिशिएंट डिस्टेंस आ गई, इसका मतलब अब जो नेट डायपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं होगा। तो ऐसे जो एटम्स हैं उनको हम कहते हैं पोलर एटम्स, ऐसे जो एटम्स हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, पोलर। तो नॉन पोलर एटम वो हैं जिनमें जो नेट डायपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू कितनी हो रही है, जीरो हो रही है, उसको हम कहते हैं नॉन पोलर एटम। ऐसे एटम्स जिनमें जो नेट डायपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू जीरो, जिनमें जीरो नहीं हो रही है उसको हम कहते हैं पोलर एटम्स, और जिनमें वैल्यू जीरो हो रही है उसको हम कहते हैं नॉन पोलर एटम्स। तो ये तो बात हो गई किसकी, एटम्स की। ठीक सेम कहानी होती है किसके केस में, मॉलिक्यूल्स के केस में। बात करें नॉन पोलर एटम्स की, उसी तरह से होते हैं हमारे पास पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो अगर मैं बात करूं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं, तो जैसे मैं बात करूं N2 की, C2 की, H2 की, O2 की या CO2, ये कॉमा है इनके बीच में, है ना। तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल होते हैं, नॉन पोलर के। नॉन पोलर का कैसे, जैसे कि मैं अगर CO2 का बनाना चाहूं तो CO2 का कैसे बनेगा, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया कार्बन, ये हो गया कार्बन, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो ये हो गया प्लस, इस पर यहां हो गया माइनस और यहां हो गया माइनस। तो इसका जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ। तो इसका डायपोल मोमेंट किधर जाएगा, इधर, और इसका डायपोल मोमेंट किधर जाएगा, इधर। तो ये हो गया P1 अगर, और ये हो गया P2। तो क्योंकि दोनों सेम मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो P1 इक्वल्स टू P2। तो P नेट की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं बात करूं किसके लिए, H2 के लिए, तो H2 के लिए अगर मैं बात करूं तो एक H ये हो गया और एक H हो गया ये, ठीक है, एक H हो गया ये, तो ये हो गया प्लस और ये हो गया प्लस। तो यहां से और यहां से भी जो नेट डायपोल मोमेंट है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेट डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका नेट डायपोल मोमेंट कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है, जिनका नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो रहा है, मींस जिनके अंदर जो उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उनका मास सेंटर कोइंसाइड कर रहा है, तो उनको हम क्या नाम देते हैं, उनको हम नाम देते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक, इसी तरह से हम बात कर सकते हैं किसकी, पोलर मॉलिक्यूल्स की। तो पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स वो होंगे जिनका नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। P नेट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो उसको हम क्या कहेंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो वो हो गया H2। एग्जांपल के लिए बात करूं तो कौन हो गया, H2O। H2O का जो एग्जांपल है वो कैसे होगा, ये होगा O, ये होगा H और ये होगा H। तो यहाँ ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस। तो इसका जो डायपोल मोमेंट है वो ऐसे जाएगा, हो गया मान लो P1। इसका डायपोल मोमेंट इधर ऐसे जाएगा, वो हो गया मान लो P2। तो P1 इक्वल्स टू P2 होंगे, पर नेट जो P आएगा वो ऐसा आएगा इनके बीच में। तो P नेट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, P1 प्लस P2, यानी कि कुल मिलाकर नेट डायपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं हो रहा है। नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हो रहा तो इसको हमने नाम दिया पोलर मॉलिक्यूल, और अगर नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो गया तो उसको हमने नाम दिया नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, उसको हमने क्या नाम दिया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो अभी तक हमने बात की कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, वो ऑलरेडी हम जानते थे। उसके बाद हमने ये देखा कि एटम्स के अंदर नॉन पोलर और पोलर क्या होता है। फिर हमने देखा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर नॉन पोलर और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो मैं ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ, है ना भाई, ये पोलराइजेशन से इन चीजों का क्या रिलेशन है। क्योंकि अब जो हम बात करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक, अब जो हम बात करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक की, तो डाइलेक्ट्रिक कहीं ना कहीं कोइंसाइड करेगा, डाइलेक्ट्रिक कहीं ना कहीं रिलेट करेगा इन चीजों के साथ। डाइलेक्ट्रिक जब हम बात करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक में समझ में ही तब आएगा जब हमें ये चीजें पता होंगी कि नॉन पोलर क्या है और पोलर क्या है, नॉन पोलर क्या है और पोलर क्या है। अब आपको ये बात तो समझ में आ गई कि नॉन पोलर मतलब जिसमें डायपोल मोमेंट क्या है, जीरो, नेट डायपोल मोमेंट जिसका क्या है, जीरो है। और पोलर मॉलिक्यूल का मतलब है जिसके अंदर जो नेट डायपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं है। इसका मतलब जो पोलर मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट पहले से ही है ना, इंट्रिंसिक डायपोल मोमेंट जिसको बोलते हैं। पोलर मोमेंट जो मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर पहले से ही कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट जो है
तो उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक डायपोल, इंट्रिंसिक डायपोल मोमेंट, इनको बोला जाता है इंट्रिंसिक डायपोल मोमेंट, ठीक, जो पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर है। तो अब हम बात करेंगे किसकी, डाइलेक्ट्रिक। अब हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, परंतु जब इन डाइलेक्ट्रिक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, तो ये अपने में से एक माइन्यूट करंट को फ्लो होने देते हैं। तो ये जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं है तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, और जैसे ही इनको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया तो फिर जो ये थोड़ा बहुत कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं, यानी कि अपने में से करंट को पास होने देते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक इज like like an insulator which do not allow to pass current through it, but when it is placed in electric field, when it is placed in external electric field, it allows to pass the current, और वो करंट जो बनती है उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट करंट कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। और ये जो मटेरियल है इस तरह के, उनको हम नाम देते हैं डाइइलेक्ट्रिक, उनको हम क्या नाम देते हैं, डाइइलेक्ट्रिक। जो डाइइलेक्ट्रिक है वो दो तरह के हो सकते हैं, हो सकते हैं नॉन पोलर, और एक हो सकते हैं, एक कौन से हो सकते हैं, नॉन पोलर, और एक कौन से हो सकते हैं, पोलर। नॉन पोलर का जिसका मैंने मतलब आपको बताया कि नॉन पोलर का मतलब क्या है, कि जिसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, वो इस तरह से अरेंज है कि उनका जो नेट डायपोल मोमेंट है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन। अगर वो पोलर है तो उसके अंदर पहले से ही डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है। तो अगर मैं आपको बात करूं कि जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, तो डाइलेक्ट्रिक एक मटेरियल है जो कि बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। तो अगर मैं इनके मॉलिक्यूल्स बनाऊं, तो नॉन पोलर के मॉलिक्यूल्स बनाऊं मैं, तो ये अगर मैं नॉन पोलर के मॉलिक्यूल्स बना रहा हूं, तो नॉन पोलर के अगर मैंने मॉलिक्यूल्स बनाए, यहां पर लिख दिया मैंने माइनस, यहां पर प्लस, माइनस प्लस, यहां पर माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस और माइनस, तो ये नॉन पोलर है। ये कौन सा है, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में क्या होगा कि जो उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। पी नेट कितना हो जाएगा, पी नेट जीरो हो जाएगा जब नॉन पोलर, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब मैं इस नॉन पोलर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूं, ये मैंने बनाया नॉन पोलर, और इस नॉन पोलर को अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, नॉन पोलर, और अब मैं इसको कहाँ रख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मैं इसको रख रहा हूं, तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये एक डायरेक्शन में अलाइन हो, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये एक डायरेक्शन में अलाइन हो, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स थे ये सब एक डायरेक्शन के अंदर लाइन हो। मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, लेट सपोज ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो ये क्या है, नॉन पोलर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
अब ये कहां पर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा है। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा है तो इसका नेट जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं हो। ठीक है, मैंने ये कहा कि डाइलेक्ट्रिक ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको जब हम ऐसे ही रख रहे हैं तो वो अपने में से करंट को पास नहीं होने दे रहे, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं। और जब हमने उनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाता है, जिसकी वजह से करंट का फ्लो हो जाता है। तो ऐसे जो मटेरियल है उनको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। दो तरह के ये है, एक है नॉन पोलर और एक है पोलर। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ नॉन पोलर। तो नॉन पोलर का क्या मतलब है कि जब मैंने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में रखा है तो उसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, जीरो है। क्यों है? क्योंकि ये जितने भी मॉलिक्यूल्स है रैंडमली अरेंज होते हैं। रैंडमली अरेंज होते हैं तो ये एक दूसरे का जो डायपोल मोमेंट बनता है उसको कैंसिल करते हैं। और जब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं तो उस केस में जो जितने भी डायपोल हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उनके डायपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। और उस वजह से इसके ऊपर नेट डायपोल मोमेंट की जीरो वैल्यू नहीं होती। नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो नहीं होती है तो इनके जो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डेवलप होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वीक और करंट का फ्लो होना स्टार्ट होता है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको ड्रिफ्ट करंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, नॉन पोलर की। फिर हम बात कर लेते हैं पोलर। पोलर की हमने ये बात की कि पोलर जो है उनके अंदर पहले से डायपोल मोमेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक डायपोल मोमेंट। और जब हम इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो ये जो डायपोल मोमेंट, जो इंट्रिंसिक डायपोल मोमेंट था, ये और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और इंट्रिंसिक डायपोल मोमेंट जो होता है वो होता है टेम्परेरी डायपोल मोमेंट। और जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन पोलर मॉलिक्यूल्स को रखा या पोलर डाइलेक्ट्रिक को रखा तो वो परमानेंट डाइलेक्ट्रिक मोमेंट, परमानेंट डायपोल मोमेंट उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो सिमिलरली when a polar dielectric is placed in an external electric field, a permanent dipole moment is set up in the material। ठीक है, आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि नॉन पोलर और पोलर क्या है, नॉन पोलर क्या है और पोलर क्या है। अब इसको और अच्छे से, मैंने एक प्लेट ली, कैपेसिटर की प्लेट ली, दो मैंने कैपेसिटर की प्लेट ली है ना, एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है। ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, मतलब यहाँ पर प्लस क्यू है और यहाँ पर माइनस क्यू। दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है। तो सिंपल सी बात है कि जब दो जो प्लेट हैं वो अपोजिटली चार्ज हैं तो उनके बीच में क्या डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल की वजह से क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर की तरफ होगा, प्लस से, और इधर की तरफ माइनस की तरफ। ठीक है, इनिशियली ये कंडीशन किसकी, वैक्यूम की। अब मैं इसको दोबारा से बना देता हूं, और दोबारा से मैंने इस तरह से बनाया कि ये जो प्लेट है ये प्लस है, ये प्लस है, और ये कौन सी प्लेट है, ये है माइनस। और इनके बीच में अब मैंने डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया, मैंने यहाँ पर रख दिया डाइलेक्ट्रिक। लेट सपोज कि मैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को रख रहा हूँ, है ना। मैं कौन सा डाइलेक्ट्रिक रख रहा हूँ, नॉन पोलर। ठीक है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये कौन सा है, नॉन पोलर। जब मैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को इनके बीच में रख रहा हूँ, है ना, तो शुरुआत में क्या है कि ये रैंडमली अरेंज है, ऐसे जो मैंने अभी आपको बताया, ये रैंडमली अरेंज, रैंडमली ये अरेंज है। ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और यहाँ माइनस प्लस। तो अब क्योंकि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है, ये वाला एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आया, प्लेट चार्ज की वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो ये जो डाइपोल है, जो डाइलेक्ट्रिक का जो डाइपोल है नॉन पोलर का, ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने का मतलब है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो किधर जाएगा, उसके ऊपर। तो अब ये जो प्लेट है, अब ये जो प्लेट है
ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। प्लेट और प्लेट के बीच का जो डाइलेक्ट्रिक है, उस डाइलेक्ट्रिक में मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो जाएगा। कुछ इस तरह से होने का मतलब है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ अलाइन होगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव की तरफ अलाइन होगा, पॉजिटिव की तरफ अलाइन होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चला जाएगा। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। अब आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वजह से जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक था उसका अलाइनमेंट हो गया। उसका अलाइनमेंट इस तरह से हुआ कि उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चले गए, और जो नेगेटिव चार्ज थे वो किधर की तरफ आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब एक साइड पॉजिटिव हो जाए, एक साइड नेगेटिव बन जाए, तो वो काम करता है किसकी तरह, वो बैटरी के टर्मिनल्स की तरह काम। इसका मतलब जो डाइलेक्ट्रिक है, उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या जनरेट हो जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाता है, जो कि जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो हो क्या रहा है इस पूरी की पूरी प्रोसेस में, सबसे पहले जो नॉन पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक था, जब हमने उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से जो उसके अंदर चार्ज हैं जो पहले बंधे हुए थे, है ना, जो करंट को फ्लो नहीं होने दे रहे थे, जब हमने उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अंदर रखा, तो जो उसके बीच के जो चार्ज हैं, डाइलेक्ट्रिक के चार्ज हैं जो पहले बाउंड थे, वो अब क्या हो गए, उनके बीच में गैप आ गया। उनके जो इलेक्ट्रॉन के मास सेंटर थे और जो प्रोटॉन के मास सेंटर थे, अब वो डिस्प्लेस हो गए, अपनी जगह से चले गए। नेगेटिव चार्ज चला गया इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चला गया। तो इस वजह से प्लेट के अंदर या डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है जिसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक की सरफेस है उनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज आ जाता है। जब हम एक डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो जो डाइलेक्ट्रिक की सरफेस है उसके ऊपर ऑपोजिट चार्ज हो जाता है, मतलब एक तरफ प्लस बन जाते हैं, एक तरफ क्या बन जाते हैं, माइनस बन जाते हैं। तो ये जो चार्ज है इनको हम कहते हैं बाउंड चार्ज। ये जो चार्ज है इसको हम कहते हैं बाउंड चार्ज, और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, पोलराइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, पोलराइजेशन। ठीक है, तो when a dielectric is placed in an external electric field in an external electric field external electric field and uncompensated charge appears on dielectric surface as well as in bulk bulk का मतलब बहुत सारे, as well as in bulk. These charge are called bound charge. These charge are called bound charge और polarization charge तो ये जो चार्ज है इनको हम बाउंड चार्ज कहते हैं या पोलराइजेशन चार्ज कहते हैं। तो पोलराइजेशन वो फिनोमिना है जिसमें कि एक जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है वो पोलराइज हो जाता है, यानी कि उसके अंदर एक टेम्परेरी डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है, और यदि वो एक पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो उसके अंदर एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, पोलराइजेशन नाम देते हैं। तो द पोलराइजेशन
polarization is the phenomena where dipole either permanent or instantaneous get aligned along the external electric field external electric field leading to uncompensated charge leading to uncompensated charge on surface of dielectric तो आप सिंपल सा एक लाइन के अंदर ये भी लिख सकते हो कि पोलराइजेशन वो फिनोमेना है जिसमें जो डाइलेक्ट्रिक के सरफेस है उसके ऊपर बाउंड चार्ज आ जाते हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, उस प्रोसेस को, उस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं? पोलराइजेशन नाम देते हैं। ठीक, तो ये तो बात हो गई किसकी कि पोलराइजेशन क्या होता है और बाउंड चार्ज क्या होता है, पोलराइजेशन नॉन पोलर क्या होता है और पोलर क्या होता है। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी पूरी कहानी। अब यहाँ पर जो चार्ज है वो दो तरह से क्लासिफाई हो गए। अब मैंने एक नया चार्ज या नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया जिसको मैंने बोल दिया बाउंड चार्ज। तो इसका मतलब जो यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर चार्ज हैं उनको हमने किस तरह से क्लासिफाई किया हुआ है? दो तरह से। एक होते हैं हमारे पास बाउंड चार्ज या जिसको हम पोलराइजेशन चार्ज भी कहते हैं, और एक होता है हमारे पास फ्री चार्ज या जिसको हम एक्सट्रानियस चार्ज भी कहते हैं। तो चार्ज इनसाइड डाइलेक्ट्रिक inside dielectric classified as एक चार्ज हो गया हमारे लिए कौन सा? बाउंड चार्ज बाउंड चार्ज। तो बाउंड चार्ज कौन सा हो गया? ऐसा चार्ज जो कि पोलराइजेशन के बाद उसके अंदर आ रहा है और जो मटेरियल का पार्ट है तो हम कहते हैं बाउंड चार्ज या पोलराइजेशन चार्ज। तो चार्ज due to polarization is called bound charge or polarization charge it is the part of material ठीक है, तो ये किसका पार्ट होता है? मटेरियल का पार्ट। फिर सेकंड हम बात कर लें इसकी फ्री चार्ज की। फ्री और एक्सट्रानियस चार्ज। ये चार्ज कौन सा होता है? जो मटेरियल में बाहर से पुट किया जाता है, बाहर से इसको डाला जाता है, इस चार्ज को हम कहते हैं फ्री चार्ज। ये मटेरियल का पार्ट नहीं है। चार्ज externally put into the material not the part of material। ये मटेरियल का पार्ट नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं फ्री और एक्सट्रानियस चार्ज। अब जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है बाउंड चार्ज, डाइलेक्ट्रिक, उसके बेस पर हम जो डाइलेक्ट्रिक है उसको दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। तो बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाउंड चार्ज based on distribution of bound charge, dielectric is classified as एक हो जाता है हमारे पास कौन सा? होमोजेनस डाइलेक्ट्रिक,
होमोजीनस, और एक हो जाता है हमारे पास नॉन होमोजीनस। एक हो जाता है हमारे पास नॉन होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब होता है जब बाउंड चार्ज केवल और केवल सरफेस डेंसिटी, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। तो ये किसके लिए होता है? सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें आप बोल लो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों आते हैं, बाउंड चार्ज भी आता है, बाउंड सरफेस एंड वॉल्यूम, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम एंड सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम एंड सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। कब? ये कब है? जब हम बात कर रहे हैं किसकी? जब हम बात कर रहे हैं नॉन होमोजेनस। ठीक है, तो ये हमने अभी तक बात कर ली कि डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक पर चार्ज किस तरह से आ रहे हैं, बाउंड चार्ज क्या है, बाउंड चार्ज को किस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक जो है बाउंड चार्ज के बेस पर किस तरह से क्लासिफाई। मैंने आपको एक डायग्राम बना के बताया था, ये वाला एक बार मैं वापस से दिखा दूं, ये वाला, जिसके अंदर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप है ना। तो मैं वापस से बना देता हूं ये डायग्राम की मैं बात कर रहा हूं। एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, जिसको मैं ई नॉट लिख रहा हूं। यहाँ पर चार्ज है प्लस 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 प्लस, यहाँ पर चार्ज है माइनस 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 माइनस, और ये हो गया डाइलेक्ट्रिक, ये हो गया डाइलेक्ट्रिक। और यहाँ पर चार्ज आ गया माइनस 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 माइनस, यहाँ पर चार्ज आ गया प्लस 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 प्लस। और क्योंकि ये एक टर्मिनल की तरह बिहेव करने लग गया बैटरी के, तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या हो गया? ई नॉट माइनस, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हो गया उसकी वैल्यू क्या हो गई? ई नॉट माइनस। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब हम डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को वीक कर देता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को वीक कर देता है। डाइलेक्ट्रिक का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा वीक होता जाएगा। तो एज तो सो वी कैन से दैट when a dielectric is placed in an external electric field, it weaken द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता जाता है? की वैल्यू को कम कर देता है। पोलराइजेशन जो हमने पढ़ा कि पोलराइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि जो ऐसे डाइलेक्ट्रिक हैं जो नॉन पोलर है, उनके अंदर एक इंस्टेंटेनियस डायपोल मोमेंट आ जाता है, और जो पोलर डाइलेक्ट्रिक है उनके अंदर एक परमानेंट डायपोल मोमेंट आ जाता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक की सरफेस के ऊपर बाउंड चार्ज आने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। मैथमेटिकली यदि हम पोलराइजेशन को डिफाइन करना चाहते हैं ना, तो पोलराइजेशन को मैथमेटिकली अगर हम डिफाइन करना चाहें तो पोलराइजेशन को सबसे पहले हम लिखते हैं P से, और ये किसके बराबर होता है? डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। अब ये जो डायपोल मोमेंट होता है ये कौन सा होता है? इंड्यूस्ड डायपोल, क्योंकि चार्ज इंड्यूस्ड कराया है हमने, पहले से वहां पे नहीं था, चार्ज लाया गया। ये जो डायपोल मोमेंट होता है कौन सा होता है? इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट अपॉन क्या होगा? वॉल्यूम, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट अपॉन। ठीक है, अब मैथमेटिकली इसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो P, डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, मैथमेटिकली तो वैल्यू सेम रहेगी, यानी कि क्या रहेगा? चार्ज और इनटू उनके बीच की डिस्टेंस। वॉल्यूम जो है वो क्या होगा? मीटर क्यूब, यानी कि डिस्टेंस का क्यूब। तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है एरिया स्क्वायर इनटू डी, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि जो डायपोल मोमेंट है या जो पोलराइजेशन है वो किसके बराबर हो गया? वो हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया। और ये जो चार्ज है कौन सा चार्ज हो गया? इंड्यूस्ड चार्ज। ये जो चार्ज है ये चार्ज कौन सा हो गया? इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज।
ठीक है। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट हम इसकी क्या लिख सकते हैं, कूलम, कूलम पर यूनिट मीटर स्क्वायर, है ना। इसी तरह से डायपोल मोमेंट के फॉर्म में लिखना चाहो तो डायपोल मोमेंट की यूनिट अपॉन वॉल्यूम, वो भी आप इसकी यूनिट लिख सकते हो। पोलराइजेशन कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर। अब पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको हम डिस्कस, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन पोलराइजेशन, पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिलेशन क्या होगा पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, हम वो देख लेते हैं। तो हमने देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन जो है वो डिपेंड करता है कि अलाइनमेंट जो हो रहा है डायपोल्स का, ना। मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड करता है कि जो अलाइनमेंट हो रहा है डायपोल्स का वो कितना जो है किस एक्सटेंट तक हो रहा है, अलाइनमेंट जो हो रहा है किस एक्सटेंट तक हो रहा है, यानी कि कुल मिलाकर जो इंड्यूस डायपोल मोमेंट की वैल्यू है वो कितनी आ रही है उस बात पर डिपेंड करता है। और जो इंड्यूस डायपोल मोमेंट है वो डाइलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर दो तरह के रिलेशन बनते हैं, है ना। दो तरह के रिलेशन कौन से बनते हैं, एक बनता है लीनियर डाइलेक्ट्रिक, लीनियर डाइलेक्ट्रिक, और एक बनता है नॉन लीनियर डाइलेक्ट्रिक, नॉन लीनियर डाइलेक्ट्रिक। तो लीनियर डाइलेक्ट्रिक का मतलब है जो पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली डिपेंड करे किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। डायरेक्टली डिपेंड, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, सीधा प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है कि जो P है उसकी वैल्यू हो गई कितनी, x, x नहीं इकाई, इकाई एप्सिलॉन नॉट E। तो ये यहां पर आपको दिख रहा है कि डायरेक्टली डिपेंडेंट है, पर ये डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, डायरेक्टली नॉट डिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट। तो इसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर डाइलेक्ट्रिक। जो नॉन लीनियर डाइलेक्ट्रिक है इसके अंदर एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ जिसको हम कहते हैं काई, इसको बोला जाता है काई, काई। तो ये काई जो है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सस्पेक्टिबिलिटी, इसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिकल सस्पेक्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिकल सस्पेक्टिबिलिटी एक मटेरियल की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो हमें ये बताती है कि कितने अमाउंट तक किसी मटेरियल को पोलराइज किया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल सस्पेक्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल सस्पेक्टिबिलिटी is the property of material, is the property of material which tells us, which tell us up to how it measure, which tell us up to, up to which extent, up to which extent a material, a material get polarized, a material get polarized, कितने अमाउंट तक मटेरियल को पोलराइज किया जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं, पोलराइज। जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सस्पेक्टिबिलिटी, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं काई से। इस काई की जो वैल्यू है, इस काई की वैल्यू वेरी करती है 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। काई वेरीज फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक होती है। अगर मैं बात करूं वैक्यूम के लिए, और वैक्यूम, तो वैक्यूम के लिए काई की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। अगर मैं बात करूं किसके लिए, कंडक्टर के लिए, तो फॉर कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब हो गया मेटल्स, कंडक्टर, और ब्रैकेट में भी मैं लिख देता हूं मेटल। तो मेटल्स के लिए इसकी काई की वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक है। यानी कि अगर मैं मेटल की बात करूंगा, मेटल की बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। काई की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो जो अपोजिट डाइलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देगा, 0 कर देगा। हमने पढ़ा भी है कि जब कंडक्टर है तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। तो ये तो बात हो गई कि इलेक्ट्रिक सस्पेक्टेबिलिटी क्या होती है, हमने बात कर ली। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, पोलराइजेशन क्या होते हैं। तो हम बात करेंगे गाउस लॉ ऑफ पोलराइजेशन की। गाउस लॉ ऑफ पोलराइजेशन,
गाउस लॉ ऑफ पोलराइजेशन। अब इनमें डेरिवेशन वगैरह तो हमें करना नहीं है, सीधा बात करेंगे। गाउस लॉ ऑफ पोलराइजेशन जिस तरह से हमने पढ़ा था, गाउस लॉ इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो हमने पढ़ा था वो लिखा गया था E डॉट ds वेक्टर, और इसको हमने लिखा था Q, है ना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे करके लिखा था। यहाँ जो Q है वो टोटल चार्ज, Q जो है वो कौन सा चार्ज था, टोटल चार्ज। गाउस लॉ ऑफ पोलराइजेशन जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, क्लोज इंटीग्रेशन P, P का मतलब है पोलराइजेशन, डॉट ds, P डॉट ds, और ये क्या हो जाएगा QB, ये क्या हो जाएगा QB, और QB किस में लेना है, माइनस में। इसका डेरिवेशन वगैरह तो हम नहीं जाएंगे। यहाँ पर जो QB है इसको हम कहते हैं बाउंड चार्ज, इसको हम क्या कहते हैं, बाउंड चार्ज। जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गाउस लॉ के दो फॉर्म पढ़े थे, एक था डिफरेंशियल फॉर्म और एक था इंटीग्रल फॉर्म, इसी तरह से यहाँ पर भी दो फॉर्म बनेंगे, इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल। तो ये तो कौन सा फॉर्म हो गया, इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म, ठीक है, ये कौन सा फॉर्म हो गया, इंटीग्रल फॉर्म हो गया। अब इसका अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म देखना चाहें तो डिफरेंशियल फॉर्म के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो QB है ना, तो QB जो है उसकी वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम मान लें कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी जो है उसकी वैल्यू हम लिख लें रो बी इंटू डी टाउ, जहां रो बी क्या हो गया, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी, बाउंड चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी, ठीक। तो इस इक्वेशन को हम चेंज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं P डॉट ds, और यहां पर माइनस, ये हो गया रो बी और डी टाउ, क्या हो गया, रो बी और डी टाउ। फिर हम यूज करें गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हम जो P डॉट ds लिखा है इसको क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ P, और डी टाउ, डी टाउ का मतलब हो गया वॉल्यूम। तो अगर मैं इस इक्वेशन को चेंज कर देता हूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी डाइवर्जेंस ऑफ P, P का मतलब है पोलराइजेशन, और डी टाउ इक्वल्स टू माइनस रो बी और डी टाउ। इसको बराबर के इधर ले आओ, बराबर के इधर ले आओगे तो ये बन जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ P प्लस रो बी, और ये हो गया डी टाउ इक्वल्स टू 0, यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ P इक्वल्स टू माइनस रो बी, माइनस रो बी। इसको हम कहते हैं गाउस लॉ ऑफ पोलराइजेशन का कौन सा फॉर्म, डिफरेंशियल। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये हो गया डिफरेंशियल, ये हो गया कौन सा फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म। और ये कब काम कर रहा है, ये काम कर रहा है बाउंड चार्ज के केस में, है ना। ये किसके केस में काम कर रहा है, ये बाउंड चार्ज के केस में काम कर रहा है। और बाउंड चार्ज के केस में जब काम कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ये फॉर्मूला हमारे बहुत इंपॉर्टेंट काम आए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, मैं कराऊंगा अभी। तो यहाँ तो हमारे पास दो फॉर्म आ गए, एक आ गया हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म और एक आ गया हमारे पास कौन सा, डिफरेंशियल। अगर मैं चार्ज की वैल्यू निकालना चाहूं तो चार्ज की वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं, मैंने वापस से इंटीग्रल फॉर्म को लिख लिया। इंटीग्रल फॉर्म जो है वो क्या है, P और डॉट ds इक्वल्स टू माइनस QB ना, वी नो दैट, हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं साहब, हम ये जानते हैं कि जो P है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, एप्सिलॉन काई इंटू P, है ना, जो भी मैंने बताई थी आपको, एप्सिलॉन आ गया, एप्सिलॉन काई इंटू P। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर सब्सटीट्यूट अगर कर दी तो क्या बनेगा, एप्सिलॉन बाहर, काई बाहर, ये क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन में E डॉट ds, E डॉट ds, और ये किसके बराबर है, माइनस QB। अब हमने ये पढ़ा है कि वी नो दैट, हमने ये पढ़ा है कि जो इंटीग्रेशन E डॉट ds है वो बराबर होता है किसके, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q जो होता है वो होता है टोटल चार्ज, यानी कि फ्री चार्ज प्लस बाउंड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पूरी की पूरी वैल्यू रखते हैं एप्सिलॉन को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास यहाँ क्या बनेगा, काई, और ये वैल्यू यहाँ से एप्सिलॉन को क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा QF प्लस QB इक्वल्स टू माइनस QB, QF प्लस QB इक्वल्स टू माइनस QB, ये फॉर्मूला बनेगा। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा QB इक्वल्स टू माइनस काई ऑन 1 प्लस काई और QF,
QF। तो इस फॉर्मूला से हमने बाउंड चार्ज और फ्री चार्ज के बीच में रिलेशन बना। ये रिलेशन आ गया किस किस के बीच में, ये रिलेशन आ गया बाउंड चार्ज, रिलेशन बिटवीन बाउंड एंड फ्री चार्ज, बाउंड चार्ज और फ्री चार्ज के बीच में ये रिलेशन आ गया। इसी तरह से हम रिलेशन बना सकते हैं इनकी जो डेंसिटी है उसके बीच में भी। बाउंड चार्ज डेंसिटी को हम लिख सकते हैं रो बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ काई 1 प्लस काई और रो एफ। तो ये रिलेशन हो जाएगा फ्री चार्ज डेंसिटी और बाउंड चार्ज डेंसिटी के बीच में। यदि हमें बोला जाए कि मटेरियल जो है वो आइसोट्रॉपिक है डाइलेक्ट्रिक है, आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक, ठीक, इफ द मटेरियल इज आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक, आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक है, तो उस केस में जो रो बी है उसकी वैल्यू हो जाती है 0। रो बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो फ्री चार्ज है वो भी कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो हेंस रो एफ इज ऑल्सो 0। तो रो एफ की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, अगर हम इस रिलेशन को फॉलो। तो ये तो बात हो गई हमारे पास इसकी, जो गाउस लॉ है, जो किसके लिए हमने पढ़ा, पोलराइजेशन के लिए पढ़ा। सिमिलरली गाउस लॉ यूज करते हैं हम किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ना। तो गाउस थ्योरम फॉर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, गाउस थ्योरम फॉर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिसको हम किससे लिखते हैं, जिसको हम लिखते हैं डी से, हाँ, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसको हम किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। तो उसकी मैं बात करता हूं। देखो भाई, अब ये कैसे हम करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू। क्यू का मतलब है टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एप्सिलॉन को, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई और डॉट डी एस, और ये हो गया क्यू, ये डी एस है, ये बन जाएगा डी एस, ठीक है। अब साहब जो Q है, Q किसके बराबर होता है, क्यू एफ प्लस क्यू बी। तो इसको मैंने लिखा एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी एस, और इसको हमने लिख दिया क्यू एफ प्लस क्यू बी। अब क्योंकि जो क्यू बी है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है क्लोज इंटीग्रेशन पी डॉट डी एस, इसके बराबर होता है। तो क्यू बी की वैल्यू मैंने वो डाल दी, बराबर के उधर ले जाके। तो यहां से हमारे पास रिलेशन बना, क्या रिलेशन बना, एप्सिलॉन, वापस लिखता हूं, ये रिलेशन बना एप्सिलॉन ई डॉट डी एस और क्यू एफ और ये हो गया माइनस पी डॉट डी एस। पी को इधर लेके आ गए, तो यहां से इस रिलेशन को मैं लिख सकता हूं एप्सिलॉन ई प्लस पी, एप्सिलॉन ई प्लस पी डॉट डी एस, और इसको लिखा हमने क्यू एफ। तो क्या लिखा हमने, क्यू एफ लिखा, ठीक है। ये जो क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट। पी का मतलब है ये पोलराइजेशन, ये पी है पोलराइजेशन, और ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने यहां से क्या लिख लिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डॉट डी एस इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, क्यू एफ। तो ये हो गया इंटीग्रल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म हो गया, इंटीग्रल फॉर्म। इसके पहले जो हमने फॉर्म देखा था वो पोलराइजेशन का था, इंटीग्रल फॉर्म, और जो डिफरेंशियल फॉर्म, उसके अंदर जो आ रहा था क्यू बी वो भी माइनस ना, यहाँ पर आ रहा है क्यू एफ वो भी प्लस। यानी कि पोलराइजेशन की जब भी बात होगी तो वो होगा बाउंड चार्ज, और जब भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट की तो वो यूज होगा किसके लिए, फ्री चार्ज के लिए यूज होगा। अब यहां से आपको एक रिलेशन मिला, ये वाला कौन सा, D इक्वल्स टू एप्सिलॉन E प्लस P, ये रिलेशन आपको मिला। तो हम जानते हैं कि P की जो वैल्यू है एप्सिलॉन काई और E होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं E एप्सिलॉन काई और इनटू, तो यहां से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एप्सिलॉन E और 1 प्लस काई,
और ये बन गया डी। कई सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, कई बार यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेट के एग्जाम में, सेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस काई, ये जो लिखा हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं 1 प्लस काई, इसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन आर का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहां से डी की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, एप्सिलॉन ई और एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू हो गया 1 प्लस काई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है 1 प्लस काई, और हम ये जानते हैं कि एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन नॉट को हमने क्या लिख दिया, एप्सिलॉन, पी हो गया ई। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, डी की। और डी को हम कैसे और लिख सकते हैं, हम डी को ऐसे भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट और, है ना, तो ये भी क्या हो गया, ये डी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू, ठीक है, किसकी वैल्यू हो गई, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसके बाद वाला जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे इसके डिफरेंशियल फॉर्म की, और उसके अलावा बाउंड्री कंडीशंस जो लगती है उनके बात करेंगे। फिर इनके ऊपर जो है क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं एग्जाम में उनको हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये फिनिश हो जाएगा अलॉन्ग विद द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल भी इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही हम कर लेंगे। फिर इसके बाद का जो लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे इमेज चार्ज मेथड ना। तो इमेज चार्ज मेथड वाला जो पोर्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का लास्ट पोर्शन होगा। कैपेसिटर बहुत ज्यादा हमें टच नहीं करना है, थोड़ा सा कैपेसिटर टच करना है। तो अगले 4 से 5 लेक्चर के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 लेक्चर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोर्शन है 6 लेक्चर लगा लो, वो हमारा हो जाएगा फिनिश। देन हम स्टार्ट कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।